एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च उसके टाइप्स करेंगे। तो टाइप्स के अंदर एथनोग्राफी जो आती है उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स को आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, सबसे पहले आपको अगर पता हो तो आप हमें कमेंट करके कम शब्दों में बताइएगा, ज़्यादा शब्दों में हम आपको बताएंगे। तो क्वालिटी के अंदर जब हम जो अपने कंटेंट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम ये कह सकते हैं बिल्कुल आम भाषा में, क्वालिटी कैसे क्रिएट होगी। जब हमें जो मतलब डीपली हम जो स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ की, जब है जो हम है जो कुछ स्पेसिफिकली किसी कम डाटा की जो हम स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर हमें जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसको ना मिक्सअप कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ पर हम न्यूमेरिकल यूज़ ना करें और सिर्फ हमारी क्वालिटी हो, जहाँ पर हमें जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहे हों या फिर है जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इकट्ठा कर रहे हों वो डाटा, वो सभी है जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाती है। जैसे कि अब हम एग्जांपल में समझेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन को कवर करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च, इट इज़ ए रिसर्च मेथड दैट फोकस ऑन ऑब्टेनिंग डाटा थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड कॉन्वर्जेशन ऑफ कम्युनिकेशन। हम कह सकते हैं जहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। लेकिन हम जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन का यूज़ करते हैं, क्वेश्चनरी का यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें अच्छी तरह जो इन्फॉर्मेशन की, हमें जो किसी भी बात की तह तक जा सकें। एम ऑफ रिसर्च क्या होगा, इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन इवेंट रादर देन ए लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज को पॉपुलेशन की बजाय हम एक स्पेसिफिक एरिया लेते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, स्पेसिफिक है जो हम इंडिविजुअल्स को लेते हैं, तो उसकी है जो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं हम उसको, है जो वो है जो क्वालिटेटिव रिसर्च है। या फिर हम कह सकते हैं गेट करने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो होगा हमारा किसी भी चीज़ के बारे में, ट्रूथफुलनेस रिपोर्टिंग एंड एक्चुअल कॉन्वर्जेशन, जो वास्तविकता में चीज़ें घटित होती हैं उनकी। ऑब्जर्वेशन इज़ द सिलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल इन देयर एनवायरनमेंट। हम जो लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उनके जो बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं के एनवायरनमेंट में वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगी हमारी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, on successfully interviewing female customer visiting the nearby store and malls and selecting through the random sampling, it was known that the store does not have enough items। आप पढ़िएगा इसको, मैं आपको जनरली बता देता हूँ क्या हो रहा है। हमने एक शॉप का ब्यौरा तैयार किया, ब्यौरा नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, एक शॉप के का जो हमने डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा वहाँ पर है जो फीमेल्स कस्टमर नहीं जाती। फ़ीमेल कस्टमर क्यों नहीं चाहती, ये क्या कारण है। हमने जो लोगों से पर्सनली बात किया, हमने जो फीमेल से और वहाँ के आसपास के लोगों से पर्सनली बात की और कॉन्वर्जेशन की, कम्युनिकेशन किया और जानने की कोशिश की भी ऐसा क्यों हो रहा है कि हम उस पर्टिकुलर स्टोर या मॉल के अंदर है जो नहीं जा रहे लोग। जो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर है जो हम कह सकते हैं उन जो शॉपों पर है जो सामान नहीं अवेलेबल था फीमेल्स के लिए, सामान कम अवेलेबल था, हम कह सकते हैं वैरायटी नहीं होगी, या हम कह सकते हैं वहाँ के सामान की जो क्वालिटी नहीं होगी। जब सामान ही नहीं होगा फीमेल्स के लिए तो वहाँ पर फीमेल्स जाके क्या करेंगी, तो ऐसा इसलिए ही होता है। तो दैट वाज द स्टोर डज नॉट हैव इनफ आइटम्स फॉर वुमेन, सो देयर वर नो फीवर वुमेन विजिटिंग द स्टोर। तो वहाँ पर बहुत कम है जो लेडीज़ है, जो वीमेन है जो जा रही थी। तो ऐसा इस जो केस स्टडी, इस तरह की केस स्टडी को क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। उसके बाद जो हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो हम कवर करेंगे यहाँ पर 5 तरह के क्वालिटेटिव रिसर्च को। सबसे पहले आती है हमारी केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब भी हम किसी ना स्पेसिफिक पर्सन, उसके ट्रेट्स या उसके डिसऑर्डर, या हम कह सकते हैं उनके जो किसी पर्सनली, जब हम इंडिविजुअली कोई स्मॉल ग्रुप ले लिया हमने, उसकी इन्हीं ट्रेट्स की, डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो वो केस स्टडी के अंदर आ जाती है। इसलिए इसके अंदर क्या कहेंगे अब हम, इट इज़ ए मैथडोलॉजी विच कैन टेक आइदर ए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। पहली बात तो जो केस स्टडी है वो क्वालिटेटिव अप्रोच भी और क्वान्टिटेटिव अप्रोच भी है, सॉरी अपोजिट हो गया। तो क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर अगर हम देखें हैं तो क्वालिटेटिव अप्रोच किसको करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ए सिंगल और स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट। जब हम किसी एक यूनिट की या कुछ स्मॉल यूनिट की है जो सिंगल डेप्थ एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल गहराई से, हम कह सकते हैं उसको इंटेंसिव स्टडी करते हैं। जब हम गहन अध्ययन करते हैं तो इट में भी इंक्लूड ए सिंगल पर्सन, उसके अंदर एक सिंगल पर्सन इंक्लूड हो सकता है,
ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूड हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन इंक्लूड हो सकता है। एग्जाम्पल इसका जैसे कि मैं पहले भी दे चुका हूँ, मेंटल डिसऑर्डर ऑफ ए पर्सन कर सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, उसकी केस स्टडी। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल होगा, शायद आपने हमारे चैनल पर वीडियो देखी होगी हेनरी मोल्सन के नाम से, हेनरी मोल्सन नहीं, हिपोकैम्पस के नाम से। हेनरी मोल्सन का जो केस स्टडी था, वो जो साइंटिस्ट ने किया था, शायद मैं उनका नाम भूल गया हूँ, तो उन्होंने क्या किया था, उनके जो हिपोकैम्पस को निकाल दिया था, हिपोकैम्पस के साथ जो नियोकॉर्टेक्स को भी निकाल दिया था, जो साथ वाले जो पार्ट्स हैं उनको निकाल दिया था। तो तब तक जो जब उनको जो उनका ऑपरेशन होने के बाद ये पता चला कि भी अब नई जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज है जो बनाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। तो वो केस स्टडी थी, तो वो एक पर्टिकुलर मैन की थी जो हेनरी मोल्सन था, उनके दिमाग पे 100 से भी ज़्यादा साइंटिस्टों ने जो रिसर्च की है, तो वो केस स्टडी के अंदर आ जाती है। सेकंड जो बात हम करते हैं एथनोग्राफी की। एथनोग्राफी क्या होती है? एथनोग्राफी जब भी कोई रिसर्चर अपने मतलब एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर किसी पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं, कल्चर को, रिलीजन को, उनके एनवायरनमेंट को, उनके कस्टम को समझने के लिए जब भी है जो कोई रिसर्च होती है तो उसको हम एथनोग्राफी कहते हैं। वो नेचुरल सेटिंग्स के अंदर होती है, लैब्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। अब देखिए, ए स्टडी थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ यूजर्स, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से होती है। ऐसा नहीं है कि हम पिछला डाटा उठा के देख लेंगे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आपको फील्ड वर्क करना होगा इन देयर नेचुरल सेटिंग और एनवायरनमेंट रादर देन इन लैब में नहीं होती है। इन एथनोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड थ्रू क्लोज एक्सप्लोरेशंस ऑफ ए सेवरल सोर्स ऑफ डाटा। वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे या फिर आप लगा लीजिए जो अलग अलग सोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, वहाँ से डाटा को कलेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी भी जो सोसाइटी के कल्चर को समझना है, या वहाँ के जो कस्टम को समझना है, या रिलीजन या कुछ किसी को भी अगर आपको समझना है, तो आपको वहाँ के लोगों से जुड़ा रहना पड़ेगा विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या आपको जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना होगा लोगों के बीच में, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें। और एक और बात, जब वहाँ पर आप समझ रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या होगे, लर्नर होगे, और जब आप उनको नोट डाउन करोगे तो आप वहाँ पर ऑब्जर्वर होगे। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है। फील्ड सेटिंग होती है जहाँ पर एथनोग्राफी टेक प्लेस इज कॉल्ड, जहाँ पर हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर कैसे बिहेव करता है, लर्नर की तरह एज वेल एज ऑब्जर्वर की तरह। तो एथनोग्राफी के अंदर है जो वो स्टडीज़ आती हैं। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास वो है हिस्टोरिकल मेथड्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, हिस्टोरिकल मेथड जब भी हमें जो पास्ट का डाटा उठाकर फ्यूचर के लिए कॉन्क्लूड कर रहे हैं, किसी भी इवेंट को जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या फिर हमें जो अभी कॉन्क्लूड करने की कोशिश करें, अभी समझने की कोशिश करें एट प्रेजेंट विद हेल्प या विद बेस्ड ऑन द पास्ट डाटा, तो वो होता है हिस्टोरिकल मेथड्स। उसके बाद है जो आता है हमारे पास ग्राउंडेड थ्योरी। हम हिस्टोरिकल मेथड को पढ़ लीजिए। इन दिस मेथड द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू द पास्ट occurrence in order to test hypotheses concerning cause, effect, trends of this event that may help to explain present event and anticipate future event। तो present event और future event को समझने में हमारी मदद करेगी cause and effect के, जो काज एंड इफेक्ट पर बेस्ड होती है। इसके जो पीछे जो हमारे काम हुआ उसका क्या कारण रहा, जैसे कि दंगे हुए, भाई क्यों हुए, इन फ्यूचर ऐसा ना हो, ऐसा है जो मतलब इन फ्यूचर हमें जो सावधानी बरतें, तो वो हिस्टोरिकल मेथड्स के अंदर, हिस्टोरिकल मेथड रिसर्च के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी, इसको भी हम नाम से ही क्लियर कर रहे हैं। जब हम जो कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इन फील्ड वर्क के अंदर, जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें डाटा मिल गया, और डाटा से ही हमने एक न्यू थ्योरी को ओरिजिनेट कर लिया, बना लिया, उसको कहेंगे ग्राउंडेड थ्योरी। तो क्या हुआ, ग्राउंडेड थ्योरी नॉट ए मेथड, वो कोई मेथड नहीं है अपने आप में, वो क्या है, एक नई थ्योरी को बिल्डअप करने के लिए, नई थ्योरी को क्रिएट करने का एक मेथड है, ठीक है, समझ गए। तो हम क्या कह सकते हैं, एम ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, टू डेवलप करना हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, जो कि ग्राउंडेड इन आवर ड्राइव्ड फ्रॉम ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ डाटा। जो कि सिस्टमेटिक एनालिसिस, जब हमने डाटा को कलेक्ट किया, डाटा को कलेक्ट करने के बाद काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, हम उनको जो कलेक्ट करने के बाद हमको शॉर्ट करना पड़ता है, शॉर्ट के बाद हमें जो मेमोइंग तैयार करनी पड़ जाती है। तो हमने ये जो एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है ग्राउंडेड थ्योरी पर, आप वो भी है जो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो
जो आता है हमारे पास फेनोमेनोलॉजी। जब भी हम फेनोमेनोलॉजी कौन सी स्टडी होती है, जब हमें जो कॉन्शियसनेस पर स्टडी कर रहे हैं, चेतना पर स्टडी कर रहे हैं सॉरी, या फिर हमें जो लिव्ड एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस पर, अनुभव पर स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो जाती है हमारी फिनोमिनोलॉजी। उसके बाद जो आता है हमारे पास एथनोग्राफी। जैसा कि हमने बताया था, हम इस वीडियो के अंदर जो क्वालिटेटिव रिसर्च और उसके टाइप्स के बाद एथनोग्राफी करेंगे। तो एथनोग्राफी को हमने जैसे डेफिनेशन समझ ली थी, जिसके अंदर है जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्चर है, जो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाकर जो रिसर्च करता है, उसके कल्चर के बारे में, उसके जो ट्रेडिशन के बारे में, क्या परंपराएं हैं वहाँ पर, ठीक है, और उसके जो कस्टम्स, रीति रिवाज के बारे में, या फिर क्लोथिंग के बारे में, या फिर कोई आर्टिफैक्ट के बारे में, हो सकता है किसी भी चीज़ के, मतलब कंप्लीट कल्चर को जब हम समझ रहे होते हैं, जैसे कि कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट करता है, तो वही काम है जो एथनोग्राफी के अंदर होता है, आप कह सकते हैं। तो कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं जब जो एथनोग्राफर है जो रिसर्च कर रहा है, जैसे कि सिम्बल्स में आपको जो समझ में आ गया होगा जब मैंने ऊपर यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। जैसे सिंबल्स क्या होते हैं, कोई भी मटेरियल हो गया, कोई भी कलाकृति होगी उनकी जो संस्कृत से रिलेटेड, या फिर और कोई कला हो गई, या उनके कपड़े हो सकते हैं, या फिर कोई तकनीक जो कि वो यूज़ कर रहे हैं, एनी मटेरियल आर्टिफैक्ट ऑफ ए कल्चर सच एज आर्ट, क्लोथिंग और इवेंट टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द पीपल्स। कोई भी टेक्नोलॉजी जो, उन सभी को जो डिनोट करने के लिए जो सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम सिंबल्स कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, कल्चरल पैटर्निंग। कल्चरल पैटर्निंग क्या होगा, जो कल्चर का एक पैटर्न होता है। नाम से क्लियर किया करो आप सभी चीज़ों को, क्या होता है उससे आपको समझने में आसानी रहेगी, चीज़ों को आप आसानी से याद कर पाएंगे। कल्चरल पैटर्निंग का मतलब हो गया जो कल्चर को एक पैटर्न प्रदान कर रहा है। जैसे कि मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूं, हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है, लोगों के घर में भागवत गीता होती है। अब उसका क्या मोटिव है घर में रखने का, ये शायद आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। या आप कह सकते हैं घरों में जो तुलसी मिल जाएगी, आप बोल सकते हैं शिव की मूर्ति मिल जाएगी। तो ये क्या है, एक कल्चर को पैटर्न, जो एक कल्चर को पैटर्न प्रदान कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये सभी सिंबल्स शुड बी एट कलेक्टिव लेवल पे होंगे। चलिए पहले मैं आपको ना बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम क्या कह सकते हैं। जैसे कि आप अगर हम पुराने इतिहास को पढ़े तो वहाँ पर क्या होता था, जो राजा मान रहा है जिन चीज़ों को, वही प्रजा को माननी पड़ेगी। ऑब्वियस, ठीक है, आप ये समझ रहे हैं ना। अभी क्या है इसका मतलब, अभी जो बड़े घर के लोग होंगे, जो चीज़ें उनके घर में होंगी, तो ये कॉमन है उस कल्चर के छोटे घरों में भी वे चीज़ होंगी। उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि भी ये कलेक्टिवनेस है, ओबियसली उन चीज़ों के बारे में जागरूकता है उस धर्म के अंदर, उस जो कल्चर के अंदर, ठीक है। ये शुड बी कलेक्टिव लेवल। इफ़ द सिंबल्स आर फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल, इट मीन्स एवरी सिंगल पर्सन शुड ऑल्सो दी सिंबल्स इन देयर हाउसेज। उन घरों में सभी में ये चीज़ें आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये कल्चर, एक जो कोई भी पैटर्न, जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कोई क्या डिनोट कर रही हैं कि भी ये हिंदू धर्म से है, या मुस्लिम धर्म से है, या सिख धर्म से है, या ईसाई धर्म से है, तो वो क्या करते हैं, एक पैटर्न होता है। जैसे कि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं जो बातों से ही बता देते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कोई एग्जांपल दे रहा है, अभी मैं ही एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए मैं ज़्यादा एग्जांपल आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड दे रहा हूँ, केमिकल के रिलेटेड दे रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा बैकग्राउंड है जो साइंस से हो रिलेटेड हो, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन एथनोग्राफी के अंदर क्या होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस होती है, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो हम फील्ड में उतर के बात करते हैं, नेचुरल सेटिंग्स होती है, ठीक है, तो वो एथनोग्राफी के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेकेट नॉलेज। अब टेकेट नॉलेज क्या होगा, वे नॉलेज या वे जो इन्फॉर्मेशन जो ऑब्जर्वर है जो कैसे गेट करेगा, बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जर्विंग। उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्विंग करना होगा। ये डीपली एम्बेडेड कल्चरल बिलीव्स के अंदर है, जो ये कैसे होती हैं। जैसे कि मान लीजिए तीज त्योहारों पर, हिंदू धर्म के अंदर है जो तीज त्योहारों पर क्या दी जाती है, नाना के घर से, मामा के घर से जो हम कहते हैं कोथली आती है, कोथली आती है। तो कोथली में क्या होता है, मिठाइयाँ होती है, कपड़े होते हैं, जो भी मतलब जो वहाँ की जो होता है, जो भी होता है सामान होता है, तो वो है जो क्या होता है, वो खुशी का त्यौहार होता है। जैसे आप सबसे बेहतरीन एग्जांपल हो गया दिवाली या फिर ईद।
ईद पर मिठाइयाँ लेकर आना, हिंदू धर्म में दिवाली पर मिठाइयाँ लेकर आना, ये सभी क्या होती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको मिठाई लेकर जानी है, ये स्वाभाविक होती हैं। तो इन चीज़ों की नॉलेज है जो उस जो कल्चर के अंदर रहने के बाद ही हमें पता लगेगा, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। जो नेक्स्ट आता है हमारे पास सिचुएशनल रिडक्शंस आता है। अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एथनोग्राफर सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल डायनामिज्म आर ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ सर्वल सोशल सिचुएशंस। वो कहता है जो समाज में जो चीज़ें घटित हो रही है, जो इवेंट्स घटित हो रही है, उनकी कोई एक कारण नहीं हो सकता उस सोसाइटी के अंदर, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है, मान लीजिए अब जिस सोसाइटी की है जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्विंग कर रहा है, जिस पर है जो रिसर्च कर रहा है रिसर्चर, तो उसके अंदर मान लीजिए क्राइम रेट ज़्यादा है, क्राइम रेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हम इसको जो क्या नहीं कर सकते, इसको हमें जो कोरिलेट नहीं कर सकते, मतलब जो रिसर्चर इसको कोरिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन चीज़ों के ना कारण बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है वहाँ पर पुअर पेरेंटिंग हो, उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा हो, या हो सकता है वहाँ पर है जो पुलिस वगैरह ना हो, मतलब क्या कह सकते हैं हम, कानून ना हो। ठीक है, तो कई कारण हो जाते हैं किसी भी जो सोसाइटी के अंदर डायनामिज्म के, सोसाइटी की स्ट्रक्चर है जो कई इंट्रैक्शंस की वजह से तैयार होती है। हम कह सकते हैं यार सोसाइटी ऐसे नहीं बनती, सोसाइटी में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, तो इन सभी चीज़ों के तालमेल से एक समाज तैयार होता है, जो अच्छाई है तो बुराई भी होगी। ओके, तो नेक्स्ट हम जो करेंगे अब इसके अंदर एथनोग्राफी के अंदर इसके टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी। एथनोग्राफी के टाइप्स के अंदर है जो सबसे पहले हम करेंगे मैक्रो एथनोग्राफी। हम लगभग है जो नाम से ही क्लियर कर रही है। मैक्रो एथनोग्राफी के अंदर जब रिसर्चर है जो एक बड़े पैमाने पर रिसर्च कर रहा हो, जैसे हिंदी और इंडिया, अभी कोई फॉरेनर आकर रिसर्च करने लग जाए तो हिंदी और इंडिया पर, अगर इंडिया वाला करने लग जाए न्यूयॉर्क और इंग्लिश पर, तो ऐसे जो बड़े पैमाने पर, लेकिन जब छोटे पर होने लग जाए तो उसे माइक्रो एथनोग्राफी कहते हैं। अब एमिक पर्सपेक्टिव किसे कहेंगे, अब मान लीजिए आप कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ तो बहुत बड़ा हो गया भाई, हम लगते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़, या आप दिल्ली लीजिए, चंडीगढ़ लीजिए, कुछ भी लीजिए, क्योंकि ये दो फेमस हैं। तो जब आप चंडीगढ़ के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, मतलब रिसर्चर क्या सोच रहा है चंडीगढ़ के बारे में, उस पर्सपेक्टिव को एमिक पर्सपेक्टिव कहा जाता है। अदरवाइज मान लीजिए पंजाब वाले चंडीगढ़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, दिल्ली वाले चंडीगढ़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसको एटिक पर्सपेक्टिव कहा जाता है। एमिक पर्सपेक्टिव इज यूजुअली द मेन फोकस ऑफ एथनोग्राफी एज रिसर्चर रिसर्च ऑन देयर ओन थिंकिंग अबाउट देयर कल्चर। लेकिन एटिक पर्सपेक्टिव के अंदर क्या होगा, रिसर्चर अप्रोच टू वे नॉन मेंबर, हम कह सकते हैं आउटसाइडर, कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं बिहेवियर एंड फिनोमिना एसोसिएटेड विद ए गिवन कल्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप है जो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसके पर्पस करेंगे। अब क्या पर्पस है एथनोग्राफी के, एथनोग्राफी है जो हमें मदद करती है क्रॉस कल्चरल एनालिसिस के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास पॉइंट, ये मदद करती है किसके अंदर, एनालाइजिंग द पास्ट इवेंट के अंदर और हिस्ट्री ऑफ द कल्चर। जब भी हम किसी कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसके पास्ट से गुजरना पड़ता है, हमें उसके पास्ट को समझना पड़ता है, तो हम है जो उनके पास्ट इवेंट्स को भी एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा, इट हेल्प इन स्टडिंग द बिहेवियर एक्सपीरियंसेस एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स इन द मोर नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर है जो हमें जो एक मौका मिलता है किसी भी कल्चर के लोगों के बिहेवियर को, अनुभव को, उनके एटीट्यूड को जानने का। क्लोज ऑब्जर्वेशन इंक्रीज द चांस ऑफ वैलिडिटी इन द रिपोर्ट एंड थ्योरी फॉर्मुलेटेड। क्या होता है, जब हम किसी के साथ क्लोज ऑब्जर्वेशन जब हम नोट करते हैं तो वहाँ पर वैलिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जो आप पूछना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं। वैलिडिटी का मतलब ही क्या होता है, जो अगर आपको यहाँ पर निशाना लगाना है और यहाँ पर लग रहा है तो इसका मतलब आप ठीक चल रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो ये थे हमारे एथनोग्राफी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप जो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।